जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य तक। तो स्टोरी शुरू की गई है यहाँ पर रोशन के रुपये से। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, देखते हैं कि रोशन के रुपये की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था और उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, यानी कि उसको किसको, रोशन को एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए और कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना भी चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र थे। तो उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो आइए हम भी पता लगाते हैं कि ये शेर के जो चिन्ह हैं ये हमारे जो नोट हैं उन पर कैसे आए। तो इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। यहाँ पर देखिए, ये जो दिखाई गई है आपको, ये जो पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर शेरों वाला स्तंभ शीर्ष दिखाया गया है। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका भी एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इसमें हमने चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, जिनका नाम था अशोक, उनके निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। तो जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इनके कहने पर क्या हुआ था कि इनके कहने पर कई स्तंभ और पत्थरों पर इस तरह के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इससे पहले कि हम ये जानें कि अभिलेख में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके इस राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था आखिरकार। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि चंद्रगुप्त की सहायता की थी, उसने चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलते हैं। तो ये जो कौटिल्य है और ये चाणक्य है, ये इसी का ही नाम है। और कौटिल्य, चाणक्य और इसी का एक नाम और है विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो कौटिल्य, चाणक्य ये चंद्रगुप्त की ये सहायता करते हैं इस मौर्य वंश को बसाने में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये जो अर्थशास्त्र की बुक है ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अभी देखेंगे हम मानचित्र में दिखाए गए होंगे में ब्लैक कलर के। इनमें साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर भी थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। तो तक्षशिला कहाँ पर पड़ेगा, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ जो हुआ करता था, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को जाने वाले रास्ते में पड़ा करता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, वंश। चलिए वंश के बारे में देखते हैं। वंश, तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश के राजा कहा जाता है। तो एक के बाद एक राजा बनेगा एक ही वंश का, तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसको कहा जाता है वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये एक ही वंश के राजा हुए हैं, मौर्य वंश के सभी। अब देखिए यहाँ पर, तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो फल फूल का संग्रहण करते और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग जो हुआ करते थे वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक यानी कि कपड़े भी अलग अलग तरह के ही पहनते थे। तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताने हैं जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं चित्र में कि कहाँ कहाँ पर हमें अशोक के अभिलेख देखने के लिए मिलते हैं।
तो देखिए जहाँ पर ये रेड कलर से दिखाया गया है, तो यहाँ पर तो जितने भी ये रेड डॉट हैं, ये रेड डॉट शो करते हैं अभिलेख के प्राप्ति स्थल को, यानी कि जहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं। और जो ब्लैक डॉट है, ये महत्वपूर्ण नगर बताते हैं कि उस टाइम के जो महत्वपूर्ण नगर थे वो कौन कौन से हुआ करते थे। तो अब हम देखेंगे इसमें कि हमें कौन कौन से यहाँ पर दिखाए गए हैं महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थल। तो यहाँ पर देखिए अभिलेख में हमें यहाँ मिला है लंपक से, कंधार से, मनसेरा, शहबाजगढ़ी से मिला है, टोपरा से मिला है, मेरठ, बहापुर, कलसी, और हमें इसी के साथ रामपुरवा, लुम्बिनी, लोरिया अराज, इसी के साथ सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गुज्जर, है ना, यहाँ पर गिरनार, सोपारा, सन्नाती, कलिंग, धौली, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरा गुड़ी। तो ये सभी के सभी हमें अभिलेख यहाँ से मिले हैं, किसके? अशोक के अभिलेख। अब महत्वपूर्ण नगर और देखते हैं कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र जो आपको दिखाया गया है, पाटलिपुत्र, ये रहा यहाँ पर हमारा पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण नगर था, उज्जैन, और ये रहा हमारा यहाँ पर तक्षशिला। तो ये उस टाइम के महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे अशोक के समय के, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के समय की महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब देखते हैं हम कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, कि राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या होता है। चूँकि साम्राज्य जो होता है वो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। वही जितना बड़ा क्षेत्र होगा तो उसकी रक्षा करने के लिए उतनी बड़ी सेना चाहिए होगी। तो राज्य से साम्राज्य बड़े होते थे और इनको सेना भी बड़ी रखनी पड़ती थी। तो इसलिए सम्राटों की तुलना में जो राजा थी वो क्या थे, उन्हें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती, राजाओं की तुलना में सम्राटों को ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी सॉरी। तो इसी कारण उन्हें क्या होता था, बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। अब देखेंगे हम साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन करते थे, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी कि जो पाटलिपुत्र था वहाँ और उसके आसपास सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। और इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के सारे गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारियों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो राजा क्या करते थे, कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। तो ये राजा के आदेशों का अगर उल्लंघन करते थे तो अधिकारी को क्या होता था, सजा भी दी जाती थी, और इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक जो हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर वो नजर रखते थे कि राजा के जो जासूस है वो ठीक तरह से अपने काम कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन इन सभी के ऊपर जो था वो सम्राट होता था, जो राज परिवार की वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो सबसे ऊपर तब क्या होता था, राजा सबसे ऊपर होता था, जो कि सब अपने मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नजर रखते थे, नियंत्रण रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो जो तक्षशिला और उज्जैन जो थी प्रांतों की राजधानी थी और इनसे शासन किया जाता था। तो कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर जो स्थानीय जो नियम थे, रूल थे, वो उनको ही माना जाता था, उनको ही फॉलो किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। जहां से उन्हें जो भी संसाधन कर तो यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, यानी कि उन्हें जो भी रिसोर्सेस मिलते थे, चाहे वो भेंट यानी कि गिफ्ट के रूप में मिले, चाहे वो टैक्स के रूप में मिले, तो उनको इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। तो उत्तर पश्चिम किसके लिए? कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में क्या था, अंत में
जंगल वाले इलाके आते थे। अंत में क्या होता था, जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक वो स्वतंत्र होते थे। तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य के जो पदाधिकारी हैं उनको हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। तो जो जंगल में रहते थे उनसे जंगलों का जो सामान था उनसे वो आशा की जाती थी कि वो लाकर उनको चीज़ें दें। अब देखते हैं नजराना क्या होता था। तो जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना था। अनियमित रूप से तो जहाँ पर कर नियमित रूप से, देखिए जो कर थे वो तो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे यानी कि पूरे रूल रेगुलेशन के साथ, जबकि जो नजराना होता था ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो ये तब दिया जाता था। तो ये तो बिल्कुल टाइम टू टाइम लिया जाता था टैक्स, लेकिन जो ये नजराना था ये जब संभव हो तब इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। तो अपनी इच्छा से देते थे, जब उनकी मर्जी होती थी नजराना वो तब दिया करते थे। अब देखते हैं राजधानी में सम्राट। तो राजधानी में सम्राट को देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर यह है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो है ये एक विदेशी व्यक्ति है। तो मैगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये किसका राजदूत था, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैगस्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। अब मैगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण किया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो इन्होंने बताया है मैगस्थनीज ने कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। राजा को जब उनको जनता के सामने लाया जाता था तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, सोने की पालकी में ले जाया जाता था। अंग रक्षक यानी कि उनके जो बॉडीगार्ड थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, और कुछ जो बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर क्या होता था, प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे और वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले उनके खास नौकर उस खाने को चखते थे और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो इसलिए सोने का भी रीज़न ये है कि एक अगर वो एक ही रात 2 कमरे में सो जाए तो उनको शायद जान का खतरा हो, इसलिए वो एक कमरे में लगातार 2 दिन सोते भी नहीं थे। और देखते हैं अब पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना के बारे में। तो ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ एक विशाल प्राचीर से, तो यह क्या है, एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 तो बुर्ज हैं और 64 इसमें द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट किस तरह से था। तो अशोक, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर या महत्वपूर्ण एक राजा निकल के आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण, जिनका नाम है अशोक। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख कौन सी भाषा में मिले हैं, कौन सी लिपि में मिले हैं। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब देखेंगे अशोक का कलिंग युद्ध। तो कलिंग जो है आज के टाइम में तटवर्ती उड़ीसा का ये प्राचीन नाम है। तो आज के टाइम में तो हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा भी नहीं कहते हैं। तो कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से उन्हें क्या हो गई, वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक ने कलिंग युद्ध से अपनी युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। अब देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख क्या कहता है। तो यहाँ पर अशोक के अभिलेख के बारे में बताया गया है। उस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कलिंग युद्ध के बारे में। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। तो इसमें ब्राह्मण और जो श्रमण हैं वो भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वो भी इस युद्ध में या तो मर जाते हैं,
या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और अब मैंने धम्म का पालन, धम्म मतलब धर्म, तो मैंने धम्म का पालन करने और दूसरों की शिक्षा का निश्चय, दूसरों को भी इसकी शिक्षा देने का क्या किया है, निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म यानी कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, तो इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ये अशोक के द्वारा की गई बातें हैं जो उन्होंने अपने अभिलेख के जरिए सभी लोगों को बताने का प्रयास किया। अब देखते हैं कि ये जो अशोक का धम्म है वो क्या है। यहाँ पर जो आपको ये दिखाई गई है, ये उत्कृष्ट, ये पॉलिश के पत्थर की एक मूर्ति है और ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का ही हिस्सा है। अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह जो उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरह से यहाँ पर इसको बनाया गया है। अब देखते हैं अशोक का जो धम्म है वो क्या है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। ना तो अशोक के धर्म में कहा गया है कि किसी देवता की पूजा करो या फिर किसी तरह का कोई कर्मकांड करो, इनकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दे। वे बुद्ध के भी उपदेशों से प्रेरित हुए थे। तो अशोक जो थे वो किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? तो बुद्ध जो थे वो उनके बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए थे। कौन? तो अशोक। तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और जो दास और नौकर थे उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। और इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की क्या करते थे, शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाएं और जो खुद नहीं पढ़ सकते उनको पढ़कर सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में राजदूत भेजे। मतलब उन्होंने अलग अलग जगह अपने दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को कहाँ पर भेजा था धर्म के प्रचार के लिए। तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा था कहाँ पर? श्रीलंका भेजा था। उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। तो इन्होंने कुएं खुदवाने का काम किया, सड़कें बनवाने, विश्राम गृह रुकने के लिए ये सब भी बनवाए। और यहाँ पर उसके अतिरिक्त भी उन्होंने क्या किया? मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी यहाँ पर व्यवस्था की थी। अब देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था। तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो जब वो बीमार होते हैं तो भी अनुष्ठान करते हैं। उनके बच्चों का विवाह होता है या बच्चे के जन्म पर या जब कोई यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। वो कह रहे थे कि इस तरह के जो आप ये करते हैं ये कर्मकांड ही किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अनेक अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं ये देखते हैं। तो ये क्या है इनके हिसाब से? तो उन्होंने कहा कि अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या फिर दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए और यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे की बुराई करता है तो इसे वास्तव में अपने धर्म को, इससे क्या होता है, वो व्यक्ति अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है, क्योंकि वो अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे की बुराई कर रहा है। तो इसका मतलब उसके धर्म में क्या सिखाया जा रहा है? दूसरे की बुराई करना। तो इसलिए वो क्या करता है? वास्तव में वो अपने ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है उस टाइम पर। इसलिए हर व्यक्ति को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो ऐसा कहना था अशोक का। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्राह्मी लिपि है, आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं
पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप ए अक्षर को देखिए अलग अलग भाषाओं लिपियों में। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है ए अक्षर है, ये आरंभिक ब्राह्मी में लिखा है। ये देवनागरी में हम आज भी ए को ऐसे ही बनाते हैं जैसे ये बना हुआ है। तो देवनागरी हिंदी का, ये बांग्ला में ए लिखा हुआ है, ये मलयालम में ऐसे लिखा जाता है और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो ये ए के ही अलग अलग भाषाओं के यहाँ पर रूप हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।